Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to my channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to continue with the same topic, that is alcohols, phenols and ether. This is topic number 11 from Maharashtra State Board's syllabus, Standard 12th, Alcohols, Phenols and Ether. The topic to be covered in this chapter were these many. Out of this we are done with introduction, classification, nomenclature. We have seen even some parts of alcohols and phenols, that is their physical properties, preparation and some of the chemical properties. Today we are going to deal with the remaining chemical properties of alcohols and phenols. So the first one of that, so two of the chemical properties we have seen in the last video. If you have missed that, you can click on the I button given above and see those two properties and come back to this third one, that is reaction due to breaking of CO bond in alcohols. So the first reaction, so we have already seen the reaction due to the breaking of OH bond, correct? Now we are going to see the CO bond breaking. So the first reaction here is reaction with hydrogen halides. So we have seen the hydrogen halide gives alcohol, okay, on treatment with the base. So hydrogen halide can be converted to alcohol on treatment with base, but hydrogen halide can be also prepared from alcohols. So alcohols react with hydrogen halide. तो अल्कोहल हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, वो HI हो सकता है, HBr हो सकता है, HCl हो सकता है. तो अल्कोहल हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ रिएक्ट करके बनाएंगे अल्काइल हाइलाइड्स. बट याद रखना, इस रिएक्शन में टर्शरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे कम रिएक्ट करता है, कब सबसे स्लो और सबसे कम रिएक्ट करता है प्राइमरी अल्कोहल. तो इसका सीक्वेंस ऐसे है, टर्शरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ देने के लिए अल्काइल हाइलाइड, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और सबसे लास्ट में आपका प्राइमरी अल्कोहल. और हैलाइड की रिएक्टिविटी की बात करें तो HI सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू HBr और सबसे स्लो HCl, क्योंकि साइज ऑफ HCl इज स्मॉलर और आयोडीन का साइज बड़ा है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन आयोडीन और हाइड्रोजन के यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है, इसलिए वो इजीली ब्रेक हो जाएगा और जल्दी रिएक्ट करेगा. बट HCl में क्लोरीन का साइज भी छोटा है और हाइड्रोजन का भी साइज छोटा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और इसलिए ये बॉन्ड बहुत लेट से ब्रेक होगा और स्लोली रिएक्ट करेगा. HCl reacts only in the presence of anhydrous ZnCl2. HCl को आपके अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने के लिए एक कैटलिस्ट चाहिए, दैट इज एनहाइड्रस ZnCl2. इसके प्रेजेंस में ही HCl आपके अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा. बट HBr और HI को रिएक्ट करने के लिए कोई भी कैटलिस्ट नहीं चाहिए. HBr और HI डायरेक्टली ही आपके अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके उससे अल्काइल हाइलाइड में कन्वर्ट कर देगा. नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड. सो ये वाला रिएक्शन हमने आपके हैलाइड चैप्टर में भी देखा है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड वो चैप्टर नंबर 10 है, उसमें भी देखा है. सो अल्कोहल्स रिएक्ट विथ फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, अल्कोहल फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड या फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ रिएक्ट करके बनाता है अल्काइल हैलाइड. तो यहाँ देख सकते हो अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ देने के लिए अल्काइल हैलाइड, या फिर अल्कोहल फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ रिएक्ट कर सकता है देने के लिए अल्काइल हैलाइड. तो इट डिपेंड्स कि आपने कौन सा हैलाइड लिया है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके हिसाब से ये रहेगा. तो अल्कोहल बेसिकली आपके फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड या ट्राइहैलाइड के साथ रिएक्ट करके देता है अल्काइल हैलाइड. नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्कीन. तो अल्कोहल जब डिहाइड्रेशन होता है, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर, तो जब अल्कोहल से डिहाइड्रेशन दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर होता है तब वो बनता है अल्कीन. तो आप ये वाला रिएक्शन कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, या फिर आप ये वाला रिएक्शन कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ
फॉस्फरिक एसिड यहाँ पे दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल में फॉस्फरिक एसिड या फिर एल्यूमिनिया, ये तीनों रिएजेंट के प्रेजेंस में आपका अल्कोहल डिहाइड्रेशन हो जाएगा और बन जाएगा अल्कीन प्लस वाटर, ठीक है। और ये रिएक्शन हमेशा हमेशा आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट देगा, ये याद रखना है, क्योंकि वो सेडसेफ रूल फॉलो करता है। तो हमेशा आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मतलब ऐसा अल्कीन जिसको ज़्यादा से ज़्यादा आर ग्रुप अटैच है, डबल बॉन्ड को ज़्यादा से ज़्यादा आर ग्रुप अटैच है। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन था, इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब इलिमिनेशन होगा तो ये वाले OH को बाहर निकलने के लिए सिर्फ यही वाला हाइड्रोजन है, तो इस OH के पास एक ही ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ये अल्कीन बनेगा। बट जब अनसिमेट्रिकल अल्कोहल हो और वहाँ पे ऑप्शन हो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड का, तो हमेशा याद रखना मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला मेजर प्रोडक्ट देगा और वो सेडसेफ रूल फॉलो करेगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन शोइंग मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन हीटिंग ब्यूटोल विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपने ब्यूटोल को रिएक्ट किया है और आपको बताना है मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट। अभी ये वाले OH में देखो दो ऑप्शन है, आप यहाँ से भी हाइड्रोजन इलिमिनेट कर सकते हो और यहाँ से भी, तो आप इसको कह सकते हो A हाइड्रोजन इलिमिनेशन, इसको B हाइड्रोजन इलिमिनेशन। तो सपोज आपने A हाइड्रोजन इलिमिनेशन किया तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज ब्यूट 1ene, और अपने B हाइड्रोजन इलिमिनेशन किया तो आपको मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट, दैट इज ब्यूट 2ene। तो A वाला का ब्यूट 1ene और B वाला का ब्यूट 2ene। अभी आप ये डबल बॉन्ड को दे सकते हो कि यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप एडेड है डबल बॉन्ड को, बट ये वाले डबल बॉन्ड को आप देख सकते हो सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप एडेड है, तो ये हुआ मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड, क्योंकि इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स को दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, पर इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को सिर्फ एक ही तरफ अल्काइल ग्रुप है, इसलिए ये हुआ लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। और आपको पता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड इज द मेजर प्रोडक्ट, इसलिए ब्यूट 2ene is the major product while ब्यूट 1ene is the minor product। और हमेशा जब भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा मेजर प्रोडक्ट होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड, दैट इज सेडसेफ रूल। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो सेडसेफ रूल फॉलो करता है और ये मेजर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एंड एक्सप्लेन रिएक्शंस टू कन्वर्ट प्रोपेन 1-ऑल इनटू प्रोपेन 2-ऑल। तो आपको प्रोपेन 1-ऑल को किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपेन 2-ऑल में। तो आपको OH 1 पोजीशन से निकाल के सेकेंड पोजीशन पे लगाना है, वो इतना आसान नहीं है। तो पहले आपको क्या करना होगा, डिहाइड्रेशन करना है। तो आपको यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर सकते हैं या फॉस्फरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं या फिर एल्यूमिनिया, डिपेंड्स कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी यूज़ करो या एल्यूमिनिया यूज़ करो, दैट इज़ यहाँ पे तो एल्यूमिनिया दिया है, या फिर फॉस्फरिक एसिड, तो उससे डिहाइड्रेशन होगा। इस OH को निकालने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ये वाले पोजीशन का हाइड्रोजन। तो हमेशा याद रखना बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, अल्फा O वाला कार्बन है जो OH को अटैच है और अल्फा कार्बन को अटैच होता है बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन हमेशा एलिमिनेट होता है। तो डबल बॉन्ड बनेगा बीटा कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच में। तो डिहाइड्रेशन ऑफ 1 प्रोपेनॉल आपको ये प्रोपीन देगा, और जब इसमें आप करोगे हाइड्रेशन, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर एंड H2SO4, तब आपके अल्कीन में अभी सेकेंड पोजीशन पे OH लगेगा, क्योंकि वो फॉलो करेगा मार्कोनिफ्स रूल। और मार्कोनिफ्स रूल क्या करता है, मार्कोनिफ्स रूल आपको नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट ऐसे कार्बन को लगाता है जिसको कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन को 1। सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिफ रूल आपका OH दैट इज नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कार्बन नंबर 1 को अटैच होगा, क्योंकि उसको एक ही हाइड्रोजन अटैच है, और बनेगा प्रोपेन 2-ऑल। तो इस तरह से प्रोपेन 1-ऑल को आप प्रोपेन 2-ऑल में कन्वर्ट कर सकते हो। जस्ट आपको पहले डिहाइड्रेशन करना है, प्रोपीन बनाना है, और फिर उसका हाइड्रेशन करके प्रोपेनॉल बनाना है। नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन, ये स्टैंडर्ड 11 से हैं। तो what are the various definitions of oxidation? First, loss of electron is also called as oxidation, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन क्या है, loss of electron। सेकेंड डेफिनेशन है removal, addition of oxygen, so addition of oxygen is also called as oxidation। तो सेकेंड वाला डेफिनेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला डेफिनेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंड डेफिनेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और थर्ड डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
सो ये 3 डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन के, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब भी ऑक्सीडेशन होता है। सेकेंड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन होता है। और थर्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो जब आप रिएक्शन करोगे अल्कोहल का, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ, आपको ये याद रखना है हम सिर्फ बात कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की, हम टर्शरी अल्कोहल की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। तो जब प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ ऑक्सीडाइज होते हैं, तब वो डिहाइड्रोजनेशन अंडरगो करते हैं, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो वहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है और उसके वजह से वहाँ पे बनते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो याद रखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल हमेशा देता है एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा देता है कीटोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी अल्कोहल हमेशा आपको क्या देगा, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा आपको देगा कीटोन बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब आप सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एनहाइड्राइड, दैट इज CrO3, तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल को किस में ट्रीट करना है, क्रोमिक एनहाइड्राइड, दैट इज CrO3, तो आपको मिल जाएगा कीटोन। और जब आप प्राइमरी अल्कोहल को ट्रीट करोगे क्रोमिक एनहाइड्राइड, तो आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। या फिर आप सबसे बेस्ट रिएजेंट यूज कर सकते हो, दैट इज PCC, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट। तो पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट एक बहुत बेस्ट रिएजेंट है प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। आप ये वाला रिएजेंट सेकेंडरी अल्कोहल के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट प्राइमरी अल्कोहल को जब एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना रहता है बिना साइड प्रोडक्ट के, तो ज़्यादातर PCC ही यूज किया जाता है, दैट इज पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट। तो यहाँ पे बेसिकली याद रखना है कि सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा आपको क्या देता है, कीटोन, और प्राइमरी अल्कोहल हमेशा क्या देता है, एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन, ठीक है। बट और एक कंडीशन है, जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल को ट्रीट करोगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, प्राइमरी अल्कोहल को आप ट्रीट कर रहे हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये वाले प्राइमरी अल्कोहल को आप इनमें से कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करोगे, तब आपका अल्कोहल सिर्फ एल्डिहाइड पे स्टॉप नहीं होता, वो फर्दर एसिड देता है, ये बात याद रखना है। इसलिए ज़्यादातर PCC यूज़ किया जाता है, क्योंकि PCC अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में स्टॉप कर देता है और फर्दर वो एसिड में कन्वर्ट नहीं होता। बट इस वाले में कंडीशन में क्या होता है, जब भी आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करोगे प्राइमरी अल्कोहल के साथ, वो पहले एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, फर्दर ऑक्सीडाइज करके बनेगा एसिड। बट ये वाला प्रॉब्लम सेकेंडरी अल्कोहल के साथ नहीं होता है। सेकेंडरी अल्कोहल में आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, कुछ भी डालो, सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा आपको कीटोन देगा। तो हमेशा याद रखना, सेकेंडरी अल्कोहल कोई भी कंडीशन में आपको कीटोन ही देगा। बट प्राइमरी अल्कोहल के लिए आपको ध्यान रखना है कि कौन सा रिएजेंट है। यदि PCC और CrO3 है, तब आप एल्डिहाइड पर रिएक्शन को स्टॉप करो। बट यदि आपके पास KMnO4 है या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट है या फिर HNO3 है, तब एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करो एसिड में। और अब टर्शरी अल्कोहल की बात करते हैं। टर्शरी अल्कोहल का ये प्रॉब्लम है कि वो ऑक्सीडाइज ईजिली नहीं होता, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता, और बेसिकली वो क्या करता है, यदि आप ज़बरदस्ती उसको ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करें, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें और बहुत हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करें, मतलब आप ज़बरदस्ती उसे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हैं और बहुत हाई टेम्परेचर पे उसे हीट कर रहे हैं, तो ज़बरदस्ती ऑक्सीडाइज करोगे तब उसके कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और वो देगा आपको मिक्सचर ऑफ एसिड, और मिक्सचर 2 एसिड बन जाएंगे और उस एसिड्स में हमेशा टोटल नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे। टर्शरी अल्कोहल में सपोज 4 कार्बन है, तो दोनों एसिड में होंगे 2-2 कार्बन। इस तरह से आपका जो टर्शरी अल्कोहल है वो ब्रेक हो जाएगा। इसलिए टर्शरी अल्कोहल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, बट इन सम हार्श कंडीशन, जब आप जबरदस्ती उसके साथ ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तब उसके कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होकर आपको मिक्सचर ऑफ एसिड मिलेगा, जिसमें कार्बन कम होंगे आपके टर्शरी अल्कोहल से। अब बात करते हैं हीटिंग विथ Cu। तो कॉपर के साथ हीटिंग करने पे आपके अल्कोहल का क्या होता है, तो बेसिकली क्या किया जाता है, आपके कॉपर को बहुत गर्म किया जाता है और उसके ऊपर से अल्कोहल के वेपर्स को पास किया जाता है, ठीक है। तो इमेजिन कर सकते हो एक
एक आपने कोई ये लिया है, डिश लिया है, पोर्सिलिन डिश, और उसमें आपने कॉपर रखा है और उसे बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो और उसके ऊपर से आप अल्कोहल के फ्यूम्स पास करोगे। तो अल्कोहल के फ्यूम्स इस कॉपर के ऊपर से पास होते वक्त वो हो जाते हैं ऑक्सीडाइज, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है और वो हो जाता है ऑक्सीडाइज। सो प्राइमरी अल्कोहल विल बी ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड एज यूजुअल। यहाँ पे वापस वो एसिड नहीं बनता, याद रखना है। कॉपर के साथ भी प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ एल्डिहाइड देता है, एसिड नहीं। एसिड वो कब देगा, जब HNO3 K2Cr2O7 ये KMnO4 ये वाले रिएजेंट्स होंगे, तभी आपका प्राइमरी अल्कोहल एसिड तक पहुंचेगा, नहीं तो वो एल्डिहाइड पे स्टॉप हो जाएगा। और सेकेंडरी अल्कोहल देगा कीटोन, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल देगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल देगा कीटोन, और टर्शरी अल्कोहल इस कंडीशन में देगा अल्कीन। तो यहाँ से हो जाएगा रिमूवल ऑफ वाटर, OH यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से, सो रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा और वो दे देगा अल्कीन। सो टर्शरी अल्कोहल अल्कीन देगा। पर टर्शरी अल्कोहल दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या दे रहा था, मिक्सचर ऑफ एसिड्स, ये याद रखना है। टर्शरी अल्कोहल दूसरे वाले जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनके साथ देता है मिक्सचर ऑफ एसिड, बट कॉपर के साथ देता है वो अल्कीन बाय डिहाइड्रेशन। Next question है, an organic compound gives hydrogen on reaction with sodium metal. It forms an aldehyde having molecular formula this on oxidation with pyridium chlorochromate. Name this compound and give equation of this reaction. So एक molecular formula है आपके पास C2H4O, ये वाला एक molecular formula है, और ये है molecular formula आपके एक aldehyde का, ठीक है। और ये वाला जो aldehyde है उसको यदि आप लिखोगे तो C2H4O, तो aldehyde में हमेशा ये वाला ही ग्रुप होता है, आपको पता है ये वाला, ठीक है। एल्डिहाइड में हमेशा ये ग्रुप होता है। तो एक C एक O एक H यूज हो गया, तो बचा क्या आपके पास, आप माइनस करोगे तो बचेगा आपके पास CH3। तो एल्डिहाइड का यही ग्रुप होता है हमेशा, मुझे पता है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप ही मतलब होता है CHO। एक बार आपने इसको लिख लिया तो आपको एक कार्बन एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है और आपके बस बचेगा CH3। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये हो गया आपका गिवन एल्डिहाइड। अब आपको अल्कोहल का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस एल्डिहाइड से। तो आपको पता है ये एल्डिहाइड कौन से अल्कोहल से मिलेगा, एल्डिहाइड मिलता है हमेशा प्राइमरी अल्कोहल से, करेक्ट। अल्कोहल कौन सा अल्कोहल आपको एल्डिहाइड देता है, हमेशा प्राइमरी अल्कोहल। तो बेसिकली आपको इसको कन्वर्ट कर देना है प्राइमरी अल्कोहल में। तो यहाँ CH2 लगा दोगे, यहाँ OH, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दोगे और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो हो गया CH3 CH2 OH। तो आपका ये वाला अल्कोहल है जो आपको ये एल्डिहाइड दे सकता है। तो उन्होंने बोला है कि आपको अल्कोहल का स्ट्रक्चर बताना ही नहीं, कौन सा अल्कोहल है आपके रिएक्शन में। तो एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें कोई तो अननोन अल्कोहल दिया है, रिएक्शन करने के बाद ये वाला एल्डिहाइड तो मिल गया है, तो आपको बताना है कि अल्कोहल कौन सा है। तो एल्डिहाइड ये वाला है, एल्डिहाइड में ये वाला फंक्शनल ग्रुप हमेशा होता है CHO। उसमें से मैंने माइनस कर दिया C2H4O से CHO को, तो बचा CH3 जो मैंने यहाँ लगा दिया, तो मुझे पता चल गया मेरा एल्डिहाइड है एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड कब बनेगा, विद ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल से मिलता है, इसलिए मुझे मेरे स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल मिल गया। तो अब आपको बेसिकली रिएक्शन लिखना है। तो उनका पहला रिएक्शन है कि आपका अल्कोहल हाइड्रोजन गैस दे रहा है विद रिएक्शन विद सोडियम मेटल, तो आपको अल्कोहल लिखना है, सोडियम मेटल लिखना है। ये वाला रिएक्शन हमने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा सोडियम या पोटेशियम मेटल के साथ, तब बनेगा सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये वाला रिएक्शन आपको अल्कोहल है आपके गिवन कंपाउंड में ये कंफर्म करने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो ये अल्कोहल का कंफर्मेशन टेस्ट है, ठीक है। दैट इज अल्कोहल ऑन ट्रीटेड विद सोडियम और पोटेशियम मेटल गिव यू सोडियम और पोटेशियम इथॉक्साइड प्लस H2 गैस। और इथिल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विल गिव यू एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल ऑलवेज गिव यू एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। सो फिनॉल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर रेडली एज कंपेयर टू बेंजीन। क्यों, क्योंकि देखो मैंने पहले भी बताया आपको कि बेंजीन क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि बेंजीन है इलेक्ट्रॉन रिच, उसके अंदर पाई क्लाउड से बहुत रोटेट हो रहे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, वो बहुत इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज दैट इज इलेक्ट्रोफाइल के साथ बहुत ईजिली रिएक्ट करता है। तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज के साथ बहुत ईजिली रिएक्ट करता है। बट फिनॉल के केस में क्या होता है, फिनॉल में अब है आपके पास OH ग्रुप। OH ग्रुप क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर को बेंजीन रिंग की तरफ पुश कर रहा है ड्यू टू प्लस R इफेक्ट,
ठीक है। तो OH ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाता है, +R इफेक्ट, और अपने लोन पेयर को बेंजीन रिंग की तरफ पुश करता है। मतलब बेंजीन रिंग पहले से इलेक्ट्रॉन रिच था और OH ग्रुप की वजह से और ज्यादा रिच हो गया। ठीक है, बेंजीन तो पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है और OH ग्रुप की वजह से और ज्यादा रिच हो गया, इसलिए और जल्दी वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन की रिचनेस तो बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज के साथ वो और जल्दी रिएक्ट करेगा। इसलिए कहा जाता है कि फिनॉल रिएक्ट्स मोर इजली, मोर रेडली एज कंपेयर टू बेंजीन, क्योंकि फिनॉल बेंजीन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। और ये क्यों है, क्योंकि उसमें OH ग्रुप अटैच है जो रिंग को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करता है मतलब लोन पेयर डोनेट करता है और रिंग को और रीच कर देता है इलेक्ट्रॉन में, इसलिए वो रिंग को एक्टिवेट करता है। और एक बार और याद रखना है कि जब OH ग्रुप रिंग को एक्टिवेट करता है, आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही ज्वाइन होगा। आपको हमेशा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल और कहीं नहीं, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही ज्वाइन करना है, OH के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, और कहीं नहीं। ठीक है। नेक्स्ट पहला उसमें रिएक्शन है हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। जब आप फिनॉल को ट्रीट करोगे Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दैट इज एक्वा सोल्यूशन ऑफ Br2 में, फिनॉल को जब आप ट्रीट कर रहे हो Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दैट इज एक्वा सोल्यूशन ऑफ Br2, तो आपको मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। मतलब आपके दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पे लग जाएगा Br, और इसलिए आपको मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ये याद रखना है, फिनॉल जब भी एक्वा सोल्यूशन ऑफ Br2 के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको सारे पॉसिबल पोजीशंस पे Br लग जाएंगे, दैट इज दोनों ऑर्थो एक पैरा, दैट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। बट जब आप फिनॉल को ट्रीट करोगे Br2 के साथ इन नॉन एक्वा सोल्यूशन, मतलब जब वाटर नहीं है और ऐसा सोल्यूशन जिसकी पोलैरिटी कम है, जैसे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड या CH2, इंस्टेड ऑफ वाटर अभी आपने क्या यूज किया है, CH2, क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड, तब इसकी जो सॉल्वेंट की जो है पोलैरिटी कम हो जाती है, इसलिए Br सब सारे के सारे पोजीशन पे नहीं ऐड होता, एक ऑर्थो और एक पैरा, तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, एक ऑर्थो और एक पैरा, और मेजर प्रोडक्ट होता है पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्टेरिक प्रॉब्लम, OH भी बड़ा है Br भी बड़ा है, दोनों में स्टेरिक प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट ये वाला है पैरा, जिसमें दो बड़े ग्रुप दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, इसलिए आपका मेजर प्रोडक्ट होगा पैरा ब्रोमोफिनॉल। तो आपको ये दो रिएक्शंस के डिफरेंस याद रखना है। जब फिनॉल रिएक्ट करेगा एक्वा सोल्यूशन ऑफ Br2 में तो आपको मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और जब फिनॉल रिएक्ट करेगा आपकी Br2 के साथ इन नॉन एक्वा सोल्यूशन या फिर लेस पोलैरिटी सोल्यूशन, तब आपको मिलेगा पैरा ब्रोमोफिनॉल एंड ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और मेजर होगा आपका पैरा ब्रोमोफिनॉल। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। सो फिनॉल जब रिएक्ट करेगा आपका नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, ये वर्ड याद रखना है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तब आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप, और ठीक है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल ये दो मिलेंगे आपको। तो जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ फिनॉल रिएक्ट करेगा, वो भी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तब आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलेगा। बट जब आपका फिनॉल रिएक्ट करेगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो यहाँ देख सकते हो अब आपका फिनॉल रिएक्ट कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तब आपको मिलेगा पिक्रिक एसिड, दैट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे मिलता है आपको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। तो ये दो डिफरेंस वापस याद रखो, जब नाइट्रेशन होगा डाइल्यूट आपके HNO3 के साथ या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो मिलेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, और जब फिनॉल रिएक्ट करेगा, जो फिनॉल रिएक्ट करेगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो मिलेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दैट इज पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। जब फिनॉल रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट 293 केल्विन, फिनॉल रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ एट 293 केल्विन, तो मिलेगा ऑर्थोफिनॉल सल्फ्यूनिक एसिड, ठीक है, तो मिलेगा ऑर्थोफिनॉल सल्फ्यूनिक एसिड। तो जब फिनॉल रिएक्ट करेगा आपके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट 293 केल्विन, तो मिलेगा ऑर्थोफिनॉल सल्फ्यूनिक एसिड। बट जब फिनॉल रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट 373 केल्विन, तो मिलेगा पैराफिनॉल सल्फ्यूनिक एसिड। तो लो टेम्परेचर पे मिलेगा ऑर्थोफिनॉल सल्फ्यूनिक एसिड और हाई टेम्परेचर पे मिलेगा पैराफिनॉल सल्फ्यूनिक एसिड। तो ये सारे रिएक्शंस में देखो दो दो केसेस है, आपको याद रखना है, ठीक है। एक्वस Br2 के साथ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल,
नॉन एक्वस सोल्यूशन के साथ आपको मिल रहा है ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ मिल रहा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ मिल रहा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, सल्फोनिक एसिड में जब आप लो टेम्परेचर पे ट्रीट करोगे तो मिलेगा ऑर्थोफिनॉल सल्फ्यूनिक एसिड, और हाई टेम्परेचर पे पैराफिनॉल सल्फ्यूनिक एसिड। नेक्स्ट है रिम्बेन-टेमन रिएक्शन। अभी ये वाला एक नेम रिएक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो आपका जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, आपका फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो वो देता है आपको सैलिसिलल एल्डिहाइड। तो ये बनता है सैलिसिलल एल्डिहाइड, और इस रिएक्शन को कहते हैं राइमर-टाइमन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले फिनॉल को ट्रीट करना है क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो ये जो आपको पता है आपका फिनॉल एसिडिक है तो वो अपना हाइड्रोजन लूज कर देगा और ये बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन, और आपका क्लोरोफॉर्म CHCl2 बन के ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। वापस उसको आप NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो आपका CHCl2 बन जाएगा CHO। अब आप इसको एसिड के साथ ट्रीट करो तो आपको मिल जाएगा सैलिसिलर एल्डिहाइड। तो वापस मैं स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ। फिनॉल को ट्रीट करो पहले NaOH के साथ तो बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन, फिर CHCl3 के साथ तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे ज्वाइन हो जाएगा CHCl2, और जब आप इसे ट्रीट करोगे NaOH के साथ फर्दर बेस के साथ तो यहाँ पे आपका दोनों क्लोरीन लूज होके बन जाएगा CHO, और अब आप इसको एसिड के साथ ट्रीट करो तो आपको मिल जाएगा CHO यहाँ पे और OH, दैट इज सैलिसिलल एल्डिहाइड। सो फिनॉल इज कन्वर्टेड टू सैलिसिलल एल्डिहाइड इन द रिएक्शन राइमर-टाइमन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड बेस। नेक्स्ट है कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, आपका फिनॉक्साइड आयन रिएक्ट करता है CO2 गैस के साथ एट 398 केल्विन एंड 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो कोल्बे रिएक्शन में क्या करना है, सोडियम फिनॉक्साइड को रिएक्ट करना है CO2 गैस के साथ एट 398 केल्विन 6 एटमॉस्फेयर। तो आपको आपका जो CO2 है वो लग जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे विथ सोडियम, और फिर जब आप इसको एसिड से ट्रीट करोगे तो बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। तो कोल्बे रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी आपको फिनॉल को कन्वर्ट करना है सैलिसिल एल्डिहाइड में तब आप ट्रीट करोगे क्लोरोफॉर्मीन NaOH, और जब भी आपको फिनॉल को कन्वर्ट करना है सैलिसिलिक एसिड में तब आप करोगे कोल्बे रिएक्शन, जिसमें आपको फिनॉल फिनॉक्साइड आयन को पहले CO2 से ट्रीट करना है और फिर एसिड से। ठीक है, तो याद रखना, फिनॉल टू सैलिसिल एल्डिहाइड राइमर-टाइमन रिएक्शन, एंड फिनॉक्साइड आयन दैट इज फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड तो कोल्बे रिएक्शन। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल जब ऑक्सीडाइज होता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से या Na2Cr2O7 से या H2SO4 से तो देता है पैरा बेंजोक्यूनॉन। ठीक है, फिनॉल ऑन ऑक्सीडेशन विद CrO3 और Na2Cr2O7 या H2SO4 तो देता है पैरा बेंजोक्यूनॉन। नेक्स्ट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल ऑन रिडक्शन विथ H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज निकल, आप पैलेडियम भी ले सकते हो, प्लेटिनम भी ले सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप फिनॉल को ट्रीट करोगे H2 गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट तो बन जाएगा साइक्लोहेक्सानॉल, कि सारे के सारे आपके जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो फिनॉल जब भी ट्रीट होगा H2 गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मेटल कैटलिस्ट तो देगा साइक्लोहेक्सानॉल। बट जब फिनॉल ट्रीट होगा जिंक के साथ तब वो सिर्फ OH को रिड्यूस करेगा, दैट इज ZnO बन जाएगा और बनेगा बेंजीन। तो जब फिनॉल से आपको सारे ट्रिपल बॉन्ड्स निकालने हैं तब आप क्या करोगे, H2Ni के साथ ट्रीट करोगे, और जब फिनॉल से आपको सिर्फ OH ग्रुप निकालना है तब आप उसको जिंक के साथ ट्रीट करोगे और बेंजीन में कन्वर्ट कर लोगे। तो ये दो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कमेंट, एनी सजेशन, you can do that at askyourdoubt04@gmail.com, and even in the comment box. If you have liked my videos, please give me a thumbs up and share this video to more and more of your friends. And before departing, always remember that your present situation is not your final destination. The best is yet to come, and do your hard work. All the best and stay